नमस्कार श्रोताओं, शाम के ठीक 7:20 हुए हैं और ये समय है आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का। आज के स्पोर्ट्स स्कैन की इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह। तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आ चुके हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार शबाब अनवर। शबाब, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपको, श्रोताओं को नमस्कार। सबसे पहले नजर अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। भारतीय क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड के साथ 3 2020 मैचों की श्रृंखला के पहले मैच के लिए कल जयपुर पहुंचेगी। 2020 विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में अबुधाबी में कल इंग्लैंड और न्यूजीलैंड आमने सामने होंगे। शतरंज में भारत के संकल्प गुप्ता देश के 71वें ग्रैंड मास्टर बने और योगासन की पहली राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन 11 से 13 नवंबर के बीच भुवनेश्वर में किया जाएगा। विश्व कप क्रिकेट के बाद अब टीम इंडिया 17 नवंबर से न्यूजीलैंड के साथ 2020 घरेलू श्रृंखला खेलेगी। पहला मैच जयपुर में होगा और अच्छी बात यह है कि दूसरा मैच 19 नवंबर को जो खेला जाएगा उसमें दर्शकों के आने की भी इजाजत होगी। तीसरा मैच कोलकाता में 21 नवंबर को खेला जाएगा। इसके अलावा दोनों टीमें 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला भी खेलेंगी। आइए सुनते हैं न्यूजीलैंड के दौरे पर स्पोर्ट्स डेस्क से नीलम मलकानिया की ये रिपोर्ट। 17 नवंबर को सवाई मानसिंह स्टेडियम पहली बार T20 इंटरनेशनल मैच की मेजबानी करेगा। यहां पर पहला मैच भारत और न्यूजीलैंड के बीच होगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने पूर्व क्रिकेटर राहुल द्रविड़ को टीम का कोच नियुक्त किया है। अपनी T20 कप्तानी छोड़ने के बाद विराट कोहली अपना पहला मैच नए कप्तान के नेतृत्व में खेलेंगे। इस बीच राजस्थान क्रिकेट संघ द्वारा आयोजन स्थल पर दर्शकों के स्वागत की योजना बनाने के साथ ही तैयारियां जोरों पर है। भारत की टीम 10 नवंबर को जयपुर पहुंचेगी। टीम को 3 दिन के लिए क्वारंटीन किया जाएगा। टीम 14 से 16 नवंबर तक सवाई मानसिंह स्टेडियम में अभ्यास करेगी। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम संयुक्त अरब अमारात में T20 विश्व कप की अपनी व्यस्तताओं को पूरा करने के बाद जयपुर पहुंचेगी और क्वारंटीन में रहेंगी। दोनों टीमें दूसरे मैच के लिए 18 नवंबर को रांची के लिए रवाना होंगी। इस बीच रांची में JSCA क्रिकेट स्टेडियम में आगामी 19 नवंबर को भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले T20 इंटरनेशनल मैच में 18,000 दर्शकों को स्टेडियम में बैठकर मैच देखने का मौका मिल सकेगा। स्टेडियम की क्षमता हालांकि लगभग 40,000 दर्शकों की है, लेकिन झारखंड सरकार के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने अधिकतम 18,000 दर्शकों के प्रवेश की ही अनुमति दी है। स्टेडियम में प्रवेश के लिए दर्शकों को कोविड टीके के दोनों डोज का प्रमाण पत्र या फिर 15 नवंबर के बाद की RC-PCR रिपोर्ट दिखानी होगी। कोविड के बाद अब दर्शकों की उपस्थिति में इस मैच का रोमांच क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक नई खुशी लेकर आएगा। देखना ये होगा कि विश्व कप में मिली हार के बाद टीम इंडिया नए कप्तान के नेतृत्व में किस तरह कमबैक करती है। नीलम मलकानिया, स्पोर्ट्स स्कैन। जी हाँ, अगर हम देखें शबाब तो टीम इंडिया के सामने जो बड़ी चुनौती है अब वो न्यूजीलैंड की जो घरेलू श्रृंखला होने वाली है और टीम जो है वो कल जयपुर पहुंच रही है और पहले उनको क्वारंटीन में भी रहना होगा क्योंकि बाहर से खिलाड़ी आ रहे हैं। और इसके बाद क्या कुछ लगता है किस तरीके से, जैसा कि रिपोर्ट में भी कहा गया कि टीम किस तरीके से कमबैक करेगी, क्योंकि इस समय सबकी नजरें टीम इंडिया पर हैं क्योंकि जिस तरह से विश्व कप में प्रदर्शन हुआ है उसके बाद अब कुछ उसका जो हम कह सकते हैं डैमेज कंट्रोल वाली बात वो इस श्रृंखला से पूरा हो सकता है। बिल्कुल पूरा होगा। और लेकिन एक बात जो खिलाड़ी खुद से नहीं कह सकते, उनके साथ मजबूरी है कि ये जो व्यस्तताएं हैं और जिस तरह से आपने देखा रवि शास्त्री ने भी कहा कि जो बबल में रहना पड़ा खिलाड़ियों को 6 महीने तक, उसका काफी असर पड़ा और फिर आते साथ 3 दिन का क्वारंटाइन जो नियम है उसका पालन करना पड़ेगा। तो भारतीय टीम की अगर पराजय विश्व कप में हुई है या खराब प्रदर्शन मैं कहूंगा, पराजय उसके बाद के सभी मैच जीते हैं 2 मैच के बाद भारत ने, तो उसका एक बड़ा कारण ये भी है। अगर पाकिस्तान की टीम 5-0 से अजय है तो उसका एक बड़ा कारण यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट की कोई व्यस्तता नहीं थी, सभी खिलाड़ी घर पे आराम कर रहे थे, कोई बबल नहीं था, लेकिन भारतीय टीम लगातार खेल रही है। तो ये ऐसी चीजें हैं जिस पर हमें जरूर ध्यान रखना चाहिए और मुझे पूरी उम्मीद है। हालांकि न्यूजीलैंड की टीम अगर देखा जाए तो कई मौकों पर भारत के लिए काफी बदशगुन साबित हुई है, इसलिए भी कि आपको जानते ही हैं कि टेस्ट चैंपियनशिप जो भारत पहला आईसीसी का था उसके फाइनल में भारत को हराया। इसके अलावा 2 और आईसीसी के ऐसे खिताब हैं जिसे किसी तरह से न्यूजीलैंड ने रोका है, लेकिन वो एक विश्व कप का मुकाबला था, ये एक बायलैटरल सीरीज है, दोनों में काफी फर्क है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि भारतीय टीम एक
नए प्रबंधन, नए कप्तान के साथ जो T20 मुकाबले में उतरेगी। और जैसे कि खबर ये भी आई है कि शायद पहला टेस्ट मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ जो है उसमें भी रोहित शर्मा को ही कप्तानी करनी पड़े, क्योंकि विराट कोहली ने, जो कि टेस्ट कप्तान है भारत के, उन्होंने पहले टेस्ट से ब्रेक लिया है। जी हाँ, तो इस तरह की तमाम, और थोड़ा सा जैसा कि परिवर्तन हम देख रहे हैं, कोच नया है, कप्तान नया है, और एक बड़े टूर्नामेंट में आप बाहर होते उसके बाद आप आते हैं तो लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो भी कहीं ना कहीं बहुत हाई होंगी, क्योंकि दोबारा से कमबैक करना होगा, दोबारा से अपने आप को प्रूव करना होगा। तो वो सारी चुनौतियों के बीच जो टीम इंडिया है, और हालांकि कुछ अच्छी बात जैसे कि नजर आती है कि जिस तरह से अब दूसरा जो T20 हो रहा है उसमें दर्शकों को प्रवेश की अनुमति है, तो कहीं ना कहीं एक खिलाड़ियों का जो उत्साहवर्धन है, जो क्रिकेट प्रेमी है, उनमें कहीं जरूर आशा की किरण जागी है। बिल्कुल, काफी फर्क पड़ता है अगर आप खाली स्टेडियम में खेलते हैं और दर्शकों से भरा स्टेडियम होता है, तो काफी फर्क पड़ता है। लेकिन एक बात तो ऐसा लगता है कि मुझसे छूट रही है, मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर कि जो आउटगोइंग कोच है हमारे रवि शास्त्री, वो भले ही उनके नाम कोई ICC ट्रॉफी नहीं है, लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि 70 वर्षों में कोई भी एशिया की टीम ऑस्ट्रेलिया में श्रृंखला नहीं जीत सकी थी। 2 बार भारत ने यह कारनामा उनके कोचिंग में देखा है। तो मैं पूरी तरह से इस बात से सहमत नहीं हूं कि कोच के रूप में रवि शास्त्री का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, या कप्तान विराट कोहली का। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये बात आपने जो कही है कि क्या कुछ कंट्रीब्यूशन रहा कप्तान विराट कोहली का T20 क्रिकेट की कप्तानी में, क्योंकि कल जो उनका मैच है वो अंतिम मैच था। इसी तरह से रवि शास्त्री के बारे में भी, जैसा कि आपने कहा कि टीम इंडिया को अलविदा कह रहे हैं, एक नजर डालते हैं टीम इंडिया के दोनों दिग्गजों के क्रिकेट के इस शानदार सफर पर। कोहली की कप्तानी में टीम इंडिया ने अब तक 70 T20 मैच खेले हैं। उन्होंने 30 जीते हैं, 16 हारे हैं, जबकि उनमें से 4 मैच बेनतीजा रहे। एक कप्तान के रूप में विराट कोहली ने भारत के लिए सबसे अधिक 1489 रन T20 में बनाए। वह धोनी के बाद भारत के दूसरे सबसे सफल T20 कप्तान भी हैं। धोनी ने 42 मैचों में जीत हासिल की थी। कोहली ने कप्तान के रूप में सिर्फ 30 पारियों में 1000 रन बनाए, जो दुनिया में सबसे तेज हैं। वह एकमात्र भारतीय कप्तान भी हैं जिन्होंने T20 में न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका को उनके घर में हराया। भारत ने न्यूजीलैंड में 5-0 से जीत दर्ज की, जबकि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका में मेजबानों को 2-1 के अंतर से हराया। अब बात करते हैं कोच रवि शास्त्री की। शास्त्री ने भले ही टीम इंडिया को ICC ट्रॉफी नहीं दिलाई, लेकिन उनका रिकॉर्ड खराब नहीं रहा। शास्त्री की कोचिंग में ऑस्ट्रेलिया के साथ 2018-19 में टेस्ट सीरीज जीतने वाला भारत पहला एशियाई देश बना था। इसके बाद 2020-21 में एक और सीरीज जीती। टीम इंडिया द्विपक्षीय सीरीज में सभी 5 T20 मुकाबले जीतने वाली पहली टीम भी थी, जब उसने न्यूजीलैंड को 5-0 से हराया था। इसके अलावा भारत ने घर पर अपनी सभी 7 टेस्ट सीरीज जीती। भारत टेस्ट प्रारूप में शीर्ष पर पहुंचा और इंग्लैंड में खेले गए विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में जगह बनाई। टीम इंडिया के इन दोनों दिग्गजों को भारतीय क्रिकेट में बतौर कप्तान और बतौर कोच अपना अतुलनीय योगदान देने के लिए स्पोर्ट्स स्कैन की पूरी टीम की ओर से शुभकामनाएं। प्रियंका अरोड़ा, स्पोर्ट्स स्कैन। जी हाँ, एक नए अंदाज में अब टीम इंडिया नजर आएगी, और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम कप्तान की बात करें तो कई नामों पे जिस तरह से चर्चा चल रही है, तो जैसा कि आपने भी कहा, क्या कुछ आपको लगता है कि अब नए कप्तान और नए उसमें क्या कुछ परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं? देखिए, टेस्ट मैचों में तो अजिंक्य रहाणे उप कप्तान के रूप में और विराट कोहली तो रहेंगे। सिर्फ न्यूजीलैंड के विरुद्ध पहले टेस्ट से शायद वो ब्रेक ले रहे हैं। और रही बात T20 की, जो अभी श्रृंखला शुरू होने वाली, तो उसके कप्तान की घोषणा हो ही गई है और KL राहुल उनके साथ होंगे उप कप्तान के रूप में। तो विराट कोहली का, जैसा कि हम लोग बार बार ये कह रहे हैं कि अब ऐसा लगता है कि कैरियर कप्तानी छोड़ने के बाद, हालांकि टेस्ट में तो कप्तान रहेंगे ही, लेकिन फटाफट क्रिकेट ज्यादा हो रही है, तो थोड़ा कैरियर और लंबा हो सकता है उनका। एक बल्लेबाज के रूप में वो अब खुलकर और खेल सकते हैं। हालांकि पूरी तरह से शानदार प्रदर्शन जब से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट वो खेल रहे हैं उनका रहा है। कप्तान के रूप में सिर्फ एक जो दाग आप कह सकते हैं उनके दामन पर है, वो ये कि ICC ट्रॉफी भारत के नाम नहीं आई उनकी कप्तानी में, वरना जिस तरह से अपनी धरती पर और फिर विदेशों में भी भारत का प्रदर्शन रहा है, वो निश्चित रूप से काबिल तारीफ है।
बिल्कुल, तो दोनों की जो जोड़ी है कोच शास्त्री और कप्तान कोहली की, इन्होंने बहुत सारे इतिहास रचे हैं। और अगर हम देखें तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में जीत की अगर हम बात करें, और शास्त्री के कोच रहते भारत ने 2017 में श्रीलंका को जो 3-0 से हराया था, वो भी पहली बार ये कारनामा हुआ था। इसके अलावा भारत ने पहली बार कैरेबियाई सरजमी पर टेस्ट सीरीज में वेस्ट इंडीज का जो उसको हराया, वो भी मतलब बहुत सारे ऐसे यहाँ पे रिकॉर्ड्स हैं जो हम आज याद कर रहे हैं और इन दोनों खिलाड़ियों को। और 2020 विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में अबू धाबी में कल इंग्लैंड और न्यूजीलैंड आमने सामने होंगे। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इस मैच का खुदे का हाल हमेशा की तरह आकाशवाणी के FM रेनबो और अतिरिक्त मीटरों पर शाम 7 बजे से प्रसारित किया जाएगा। और हमारे श्रोताओं को मालूम है कि हम जो 2020 वर्ल्ड कप है, इसके सभी मैचों का जो आंखों देखा हाल है वो हम प्रसारित कर रहे हैं। और आपको बता दें कि इंग्लैंड के बल्लेबाज जेसन रॉय चोट के कारण आगे के मैच नहीं खेल पाएंगे। उनके स्थान पर जेम्स विंस को टीम में शामिल किया गया है। तो ये जो कल बड़ा महत्वपूर्ण मैच होने वाला है, इसके बारे में शबाब आप क्या कहेंगे? देखिए, जेसन राय के रूप में एक झटका निश्चित रूप से लगा है, क्योंकि बटलर और जेसन राय की जो जोड़ी थी वो शानदार धमाकेदार जोड़ी थी। और बहुत ही शानदार प्रदर्शन। इंग्लैंड एकमात्र ऐसी टीम थी जिसे विश्व कप शुरू होने से पहले ही खिताब का दावेदार माना जा रहा था। थोड़ा सा झटका लगा अपने अंतिम मैच में जब दक्षिण अफ्रीका ने इंग्लैंड को पराजित किया। हालांकि कोई लाभ नहीं मिला दक्षिण अफ्रीका को, लेकिन कुल मिलाकर अगर हम देखते हैं तो इंग्लैंड की टीम और न्यूजीलैंड की टीम का जो मुकाबला होगा काफी दिलचस्प होगा। गेंदबाजी को की अगर बात करें, खास करके तेज गेंदबाजी, उसमें थोड़ी सी न्यूजीलैंड के मुकाबले में इंग्लैंड की टीम पिछड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बोल्ट और साउदी दो ऐसे गेंदबाज हैं जो कि पूरे टूर्नामेंट में सभी टीमों को, अगर 12 टीमों को अगर देखा जाए तो सबसे अच्छा स्ट्रेंथ उनके पास है, तो उसका फायदा उठा सकते हैं। और अबू धाबी जहां की यह मैच होने वाला है, वहां की विशेषता ये रही है कि जो कि पहले 6 ओवर पावर प्ले होते हैं, उसमें सीमर्स को काफी मदद मिलती है। तो टॉस एक मर्तबा फिर इस सेमीफाइनल मैच में भी काफी अहम रोल अदा करेगा, क्योंकि अगर जो भी टीम जीतेगी इस मैदान पर टॉस, वो पहले फील्डिंग करना चाहेगी, क्योंकि सीमर को पावर प्ले में काफी मदद मिलती है इस पिच पर। बिल्कुल, तो इस तरह से बड़ा ही अहम और एक जिसे हम कह सकते हैं कि काफी इंटरेस्टिंग मैच, और इंटरेस्टिंग इसलिए भी हो गया है कि वो एक दिवसीय विश्व कप का वो फाइनल न्यूजीलैंड की टीम नहीं भूलेगी, जब सुपर ओवर में केवल चौका ज्यादा लगाने के चलते इंग्लैंड विजयी रहा था और इंग्लैंड पहली बार विश्व विजेता। उसका बदला किसी न किसी तरीके से, इसलिए न्यूजीलैंड की तरफ से भी कहा गया है कि ये सेमीफाइनल नहीं बल्कि फाइनल है हमारे लिए, इंग्लैंड को हराना है और उस हार का बदला लेना है। और दोनों टीमों वैसे भी देखा जाए तो काफी जबरदस्त प्रतियोगिता दोनों टीमों में रही है, ऐसे भी बायलैटरल सीरीज में भी, तो काफी दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। बिल्कुल, और दूसरा सेमीफाइनल मैच बृहस्पतिवार को दुबई में ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच होगा। और ये दोनों टीमें भी बहुत जबरदस्त है। हालांकि पाकिस्तान ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। जी, बेहतरीन प्रदर्शन किया है, सभी मैच जीते हैं अपने ग्रुप के। लेकिन एक बात तो अगर क्रिकेट रिकॉर्ड का खेल है तो आंकड़े बताते हैं कि जो नॉकआउट जो मैचेस होते हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया का प्रदर्शन काफी शानदार रहा है। हालांकि उस समय की बात थी जब ऑस्ट्रेलिया के कई स्टार खिलाड़ी टीम में थे, अभी वैसी स्थिति नहीं है, लेकिन रिकॉर्ड अच्छा रहा है पाकिस्तान के विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया का। बिल्कुल, और अपने श्रोताओं को ये भी बता दें कि ऑस्ट्रेलिया 24 साल बाद पाकिस्तान दौरे को तैयार हो गया है। और अगर हम देखें तो रावलपिंडी और लाहौर का जो ये दौरा होगा, और कई पिछली बार 1998 में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान का दौरा किया था। और ये पीसीबी के लिए बहुत राहत वाली खबर इसलिए आपने बताई है क्योंकि आपको याद होगा किस तरह से न्यूजीलैंड ने अभी विश्व कप से पहले पाकिस्तान जाकर के वहां सिक्योरिटी थ्रेट के चलने खेलने से इनकार कर दिया था और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड काफी परेशान हो गया था। उसके बाद बैक टू बैक इंग्लैंड ने भी श्रृंखला रद्द की, इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान नहीं आई। और ऐसे में अगर ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम पाकिस्तान का दौरा करने को तैयार है तो निश्चित रूप से पाकिस्तानी क्रिकेट की राहत की बात है। जी, बात करेंगे शतरंज की। भारत के संकल्प गुप्ता देश के 71वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। संकल्प ने सर्बिया में
आस्क 3 राउंड रॉबिन प्रतियोगिता में 6.5 अंक के साथ तीसरा ग्रैंड मास्टर्स नॉर्म हासिल किया। संकल्प ने लगातार 3 टूर्नामेंट में खेलते हुए 24 दिन के अंदर 3 ग्रैंड मास्टर्स नॉर्म हासिल किए। ग्रैंड मास्टर्स के लिए किसी भी खिलाड़ी को 3 ग्रैंड मास्टर नॉर्म हासिल करने होते हैं और अब शंकर गुप्ता एक नए ग्रैंड मास्टर के रूप में देश की उभर के सामने आए। बिल्कुल, चाहे ऑल इंडिया चेस फेडरेशन हो या फिर विश्वनाथन आनंद हो, सबकी तरफ से उन्हें शुभकामनाएं आई हैं। और विश्वनाथन आनंद ने कहा है कि अब बहुत जल्द वो समय आने वाला है जब भारत में 100वां ग्रैंड स्लैम भी देखने को मिलेगा। 71 तक पहुंच चुके हैं और जिस तेजी के साथ, जैसा कि आपने बताया कि केवल 24 दिनों में शाह मात के इस खेल पर यानी शतरंज की बिसात पर इस संकल्प ने अपना संकल्प दिखाया है, वो निश्चित रूप से सराहनीय है। और जो अंक लेने होते हैं वो अंक भी उन्होंने प्राप्त किया है नॉर्म्स के साथ साथ। बिल्कुल, तो बहुत ही 24 दिन के अंदर 3 अगर आप ग्रैंड मास्टर्स नॉर्म हासिल करते हैं तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो इस तरह से जो अगर हम ये कह सकते हैं कि जो संकल्प गुप्ता है आगे आने वाले भविष्य में बहुत बेहतर शतरंज के खिलाड़ी के रूप में उभर के सामने आएंगे। चलते चलते बात करते हैं योग की। केंद्रीय खेल एवं युवा मामलों से मान्यता हासिल करने वाले योगासन की पहली राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन 11 से 13 नवंबर के बीच भुवनेश्वर में किया जाएगा। इसमें 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 500 से ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। तो ये पहली बार इस तरह की राष्ट्रीय चैंपियनशिप योग को लेकर आयोजित की जा रही है। और इस समय जैसा कि जब भारत के साथ पूरे विश्व में योग की बात हो रही है, बिल्कुल, और पहली पसंद हमारे प्रधानमंत्री की योगा रही है और यही कारण है कि सबसे पहले खेलो इंडिया युवा खेल में इसे शामिल किया गया। उसके बाद ये योगासन की अखिल भारतीय खेल संघ बना उसका, और अखिल भारतीय खेल संघ मतलब कि उड़ीसा सरकार की मदद से, जो उड़ीसा सरकार आप जानते हैं खेलों के लिए बहुत ज्यादा प्रोत्साहित करती है खेलों को, तो फिर उड़ीसा की सरकार आगे आई हॉकी और अन्य खेलों के बाद, और उन्होंने जो स्थानीय फेडरेशन है उसके साथ तो ये बीड़ा उठाया है। बहुत जबरदस्त है। मुझे ऐसा लगता है योगा से जिनका भी संबंध है वो इस खबर को सुनकर काफी खुश हैं, क्योंकि अब पहले तो आप एक साल में एक अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता था, लेकिन इसकी प्रतियोगिता वो भी राष्ट्रीय स्तर की अगर हो रही है, और आप देखेंगे हर राज्य की एक टीम बनेगी योगासन की, जो राज्य संघ बना है, हर राज्य में फेडरेशन बन चुका है पहले ही, और इसकी तैयारी तो उसी समय से हो गई थी जब खेलो इंडिया जो युवा खेलकूद मुकाबले भारत सरकार द्वारा होते हैं उसमें इसको शामिल किया गया था। और अब विधिवत रूप से जो अन्य खेलों की जो राष्ट्रीय चैंपियनशिप होती है अब योगा की भी होगी और इसकी शुरुआत भुवनेश्वर से हो रही है। जी बिल्कुल, तो इसकी शुरुआत हो रही है भुवनेश्वर से। आगे आप जिस तरह से योगा की राष्ट्रीय चैंपियनशिप पहली बार मतलब इसका आयोजन किया जा रहा है, आप इसका भविष्य किस तरीके से देखते हैं? भविष्य तो इसलिए बहुत अच्छा है क्योंकि एक बहुत ही कहा जाए सकारात्मक माहौल पहले ही योगा के लिए बन चुका है, बल्कि सिर्फ देश में नहीं बल्कि भारत के माध्यम से अन्य देशों में, यानी कि अगर देखा जाए विदेशों में भी। और भारत के जो भी योगा में दिलचस्पी रखने वाले जो युवा हैं खास करके, जिनके लिए ये चैंपियनशिप होने जा रही है, मुझे लगता है उनको काफी मदद मिलेगी। और ये हर साल तो ये प्रतियोगिता होगी ही, और उसके बाद जैसा कि आप जानते हैं कि अन्य खेलों में जब राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं होती हैं तो उसमें जूनियर और सब जूनियर मुकाबले भी होते हैं। तो आगे जो उनका जो पाइपलाइन है उसमें जूनियर राष्ट्रीय प्रतियोगिता भी इसके कराने का प्रोग्राम है। और जैसा कि हम जानते हैं कि खेलो इंडिया में तो ये पहले से शामिल है ही है, तो भूमिका पहले से तैयार है। अब ये है कि राष्ट्रीय स्तर पर सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की टीमें लगातार बनने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, और टीमों का गठन मुझे ऐसा लगता है 3-4 स्टेट का तो आज ही मैंने देखा है जहां टीमें तैयार हो चुकी हैं। तो एक बहुत जबरदस्त अगर देखा जाए कि हौसला बढ़ाने वाली चीज युवाओं के लिए खास करके एक नया खेल और नए खेल की राष्ट्रीय चैंपियनशिप। बिल्कुल, अगर हम देखें तो इसके लिए बहुत ज्यादा ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर की भी जरूरत नहीं है। आप अपनी जगह पर रहकर और अभ्यास करके योग कर सकते हैं और इस तरह की चैंपियनशिप में भाग भी ले सकते हैं। इस समय अगर हम देखें तो स्कूल्स में बाकी सब जगह जगह इस समय योग का जिस तरह से चलन हुआ है उसमें इस तरह की चैंपियनशिप उसको योग को एक नई ऊर्जा और स्पेशली हमारे जो यूथ हैं, हमारे जो
यंगस्टर्स हैं उनके अंदर एक नई ऊर्जा। और जल्दी हम एक बात और कहना चाहेंगे सिद्धार्थ जी कि इसकी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता भी देख सकते हैं, क्योंकि भारत के माध्यम से कई देशों में फैल चुका है योगा जी। तो हो सकता है कई देश मिलकर एक और भारत ही मेजबान होगा और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता होगी योगासन की। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से भारतीय चीजों को बढ़ावा दिया जा रहा है तो निश्चित तौर पर बहुत जल्दी हम योग की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता भी देखने को मिलेगी। और श्रोताओं, समय अनुमति नहीं दे रहा है कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। शबाब, आप तमाम खेल खबरों पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। श्रोताओं, स्पोर्ट्स ज्ञान में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर। कल शाम 7:20 पर दोबारा मुलाकात के वादे के साथ इजाजत दीजिए अपने होस्ट दोस्त सिद्धार्थ सिंह को। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।